हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का पहला चैप्टर जो है ठोस अवस्था उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठोस अवस्था जो पदार्थ की एक अवस्था है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। पूरा चैप्टर हम लोग डिटेल के साथ में कंटिन्यूस पढ़ते जाएंगे। इसके साथ में बने रहिए। ये जो वीडियो है, ये जो लिंक है, इनके साथ में आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको पूरी तरह से इस चैप्टर में जितनी भी प्रश्न उत्तर बनते हैं या किस तरह से आकृतियाँ बनती है, किस तरह से एक एक सेल बनता है, किस तरह से क्रिस्टल जालक बनता है, उनका किस तरह से अगर हम लोग देखें तो घनत्व का निर्धारण किया जाता है, और भी जितने भी इसके प्रश्न उत्तर बनते हैं उन सबको हम लोग व्यवस्थित तरीके से क्रमवार पढ़ेंगे। तो जो भी वीडियो बनते हैं आप लोग उसको कंटिन्यूस देखते जाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो वीडियो बनते जाएंगे तो उनको हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और कोई सजेशन अगर आपको मिलता है और लगता है तो वो आप हमको बताइए, ताकि हम उसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, ठोस अवस्था क्या होती है, तो ये पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ क्या होते हैं? अगर हम लोग पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ क्या है, हम लोग पदार्थ के बारे में बात कर देते हैं। तो पदार्थ में दो कंडीशन आ रही है अपने पास में, कि जो स्थान घेरता है, प्रकृति का वह भाग है जो स्थान घेरता है, स्थान घेरने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, और उसका द्रव्यमान होता है, उसके अंदर कुछ द्रव्य की मात्रा होनी चाहिए जिसमें द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरता है उन पदार्थों को हम लोग, उन प्रकृति के उस भाग को हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। जो स्थान घेरेगा और जिसमें द्रव्य की मात्रा होगी, अर्थात उसका द्रव्यमान होगा, उनको हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के हैं अपने पास में? इसके प्रकार जो सामान्य तौर पर अगर अपन देखें तो 9th स्टैंडर्ड से हम लोगों ने इस टॉपिक को उठाया हुआ है। तो 9th स्टैंडर्ड से अगर हम लोग देखें तो पदार्थ के अंदर 3 अवस्था बता रखी है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, एक तो हो गया ठोस, एक हो रहा द्रव, और एक हो रहा है गैस। और यही अभी अपने भी यही है, लेकिन हमारे पास में अभी जो टॉपिक है वो है ठोस अवस्था से संबंधित। द्रव और गैस के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा है। द्रव के बारे में हम लोग और विलियन वाला चैप्टर है, या और भी जो आगे की साइड पर चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ठोस अपने पास में ये आज का जो टॉपिक है, या 12th के अंदर जो हमारे टॉपिक रख रखा है उसको ठोस अवस्था से संबंधित रख रखा है। हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से ही संबंधित बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें स्थान घेरता है, इन तीनों के अंदर कंडीशन वही है, तीनों स्थान घेरते हैं। ठोस भी घेरता है, हम लोग जिस जगह पर इसको, जैसे ये है तो ये इसका अपना स्थान घेरने की क्षमता है। द्रव है, जैसे पानी है, दूध है, तो उनका अपना स्थान घेरने की क्षमता होती है। गैस है, इसका भी स्थान घेरने की क्षमता होती है, लेकिन अवयवी कण थोड़े दूर होते हैं, हमको दिखाई कम देते हैं, इसलिए थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं देख पाते हैं, परंतु स्थान ये भी घेरता है। ठीक है, तो ये ठोस, द्रव और गैस जो रहते हैं ये रहता है। इसके बाद में चौथी अवस्था जो रहती है इसकी, वो प्लाज्मा अवस्था रहती है। इसकी जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था जो रहती है ये तारों के अंदर पाई जाती है, और यह एक तरह से गैसों की आयनित भाग, गैसें जो रहती है वो जब वो आयनित अवस्था में आ जाती है तब उसके नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तब उस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहती है। ये उच्च तापमान पर बनती है, बहुत उच्च तापमान और उच्च दाब की आवश्यकता इसके लिए बनती है। एक और ये चौथी अवस्था है इसकी पदार्थ की, है ना। और पांचवी अवस्था जो रहती है वो होती है बोस-आइंस्टाइन। बोस-आइंस्टाइन, इसको भी आप लोगों ने, या बोस और आइंस्टीन, दो साइंटिस्ट के नाम से इसको रख रखा है। तो बोस-आइंस्टाइन पांचवी अवस्था है, इसको भी 9th क्लास में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। पांचवी अवस्था पदार्थ की कौन सी है? तो ये जो अवस्था रहती है ये कूल्ड अवस्था में आ जाए, मतलब ठंडे पदार्थों के लिए, या ठंडा जो मैटर रहता है उसके लिए इस अवस्था के बारे में बताया गया है, जबकि ये तापमान उच्च के ऊपर रखा गया। तो ये दोनों ही जो अवस्थाएं हैं, ये दोनों अवस्था एडवांस चैप्टर में हम लोग और आगे इसको देखेंगे अगली क्लासों में। लेकिन हमारे पास में जो हमारा 12th क्लास का जो टॉपिक है वो ठोस अवस्था से संबंधित है। ठोस अवस्था क्या है और इसके ठोस कितने प्रकार के होते हैं और ठोसों का विन्यास किस प्रकार से होता है, तो वो अपने को देखना है। हम लोग देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन इन तीनों अवस्थाओं के आधार पर, कि जब हम लोग देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, अगर आकार और आयतन के आधार पर इनका अध्ययन करते हैं तो ठोसों का आकार और आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है। निश्चित इसलिए रहता है कि इसके जो अवयवी कण रहते हैं, ठोसों के अवयवी कण, वो एक दूसरे के पास में लगे रहते हैं। तो जब ये पास में लगे रहते हैं तो इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इनका आकार और आयतन जो रहता है वह निश्चित रहता है। मतलब कहने का है, जैसे ये पेन है तो इसका आकार और आयतन मेरे हाथ में है तब भी वही है, ऊपर फेंक दिया तब भी वही है, वापस हाथ में है, इसके आकार आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसके आकार और आयतन दोनों क्या रहते हैं? निश्चित रहते हैं। आयतन भी निश्चित है,
अगर इसका हम लोग सिलेंडर मान लेते हैं और सिलेंडर का आयतन आप लोग निकालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसका आयतन वही रहेगा जो यहाँ पर है, ऊपर रखेंगे या फिर नीचे रखेंगे तब भी इसका आयतन वही रहेगा। द्रव जो रहता है, द्रव के अंदर हम लोग कहते हैं कि उसका आकार जो रहता है ये अनिश्चित हो जाता है, ये पात्र के अनुसार बदल जाता है। अगर हमने द्रव को क्या किया है कि एक द्रव को हमने रख दिया है किसी पात्र के अंदर रख दिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं वैसे इसके लिए कि द्रव जो है उसको अगर 1 लीटर अपनों ने लिया है तो उसका आयतन क्या हो गया, 1 लीटर हो गया। अगर उसको हमने किसी इस तरह के पात्र में रखा है, सपोज ये तपेली मान लीजिए आप कि तपेली के अंदर अपनों ने रखा है तो इसका आकार जो रहेगा इसी के जैसा रह जाएगा। अगर हमने इसको जग के अंदर रखा है तो अगर हमने इसको किसी जग में रखा है तो इसका आकार जो रहेगा 1 लीटर ही रहेगा आयतन, लेकिन इसका आकार कैसा हो जाएगा, जग जैसा हो जाएगा इसका आकार। और भी इसका शेप बदल देने पर अगर हमने किसी राउंडेड फ्लास्क के अंदर इसको रख दिया तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, ये मटके के अंदर ही समझ लीजिए आप लोग, जैसे 1 लीटर के किसी पात्र के अंदर रखा जो गोल है तो इसका आकार गोल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका आकार बदल जाएगा लेकिन आयतन क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं इसको कि इसका आकार जो रहता है वो तो अनिश्चित रहता है और आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। दूध वाला जब अपने को दूध देता है तो इस प्रकार के पात्र में देता है और हम लोग जिस पात्र में उसको लेते हैं उसका आकार वैसा ही हो जाता है जैसा पात्र हमारा होता है। तो इसका आकार बदल सकता है लेकिन आयतन निश्चित रहता है। गैसों के अंदर आकार और आयतन दोनों जो रहते हैं दोनों अनिश्चित रहते हैं, क्योंकि गैसों के अणु दूर दूर होते हैं। अणु जब दूर दूर होते हैं तो वो जिस पात्र में हम लोग डालेंगे, जिस कक्ष में डालेंगे, जिस जगह पर उसको छोड़ेंगे वो उस जगह पर अपना आकार और आयतन बना लेती है। जैसे कि अगर हमने बैलून्स ले रखा है, उस बैलून्स के अंदर गैस भरी हुई है तो यहाँ पर जो गैस होगी वो गैस के कणों के बीच में आकर्षण कम होता है, तो ये क्या कर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। अगर हमने इसके अंदर जो गैस भर रखी है उसको किसी ऐसे बड़े पात्र के अंदर टंकी में अगर इसको छोड़ दिया, यहाँ से अंदर की ओर डालकर इसको छोड़ दिया है तो अंदर की साइड पर जैसे इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ पर इसका आकार जो रहेगा इसके जैसा हो जाएगा। और आयतन अगर ये अपने पास में ये 2 लीटर के लमसम इसका आयतन था तो इसका आयतन अगर 10 लीटर भी होगा इस बड़े पात्र का तो इसका आयतन भी 10 लीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके अणु दूर दूर फैलने का गुण दर्शाते हैं। यहाँ अगर अणु पास पास थे तो वहाँ पर अणु क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो इसलिए इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और आकार तो बदल ही रहा है तो आकार भी बदल जाता है और आयतन भी बदल जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोनों में अनिश्चितता रहती है। संपीडिता, संपीडिता का मतलब क्या होता है, दबाना, प्रेशर करने के लिए। तो ठोस के अणु पास पास होते हैं तो जब हम इसको दबाएंगे तो अणु और पास आ नहीं पाते, इसलिए इसके अंदर संपीडिता का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब ये असंपीडित रहते हैं। द्रव के गुण में अगर आप लोग देखेंगे तो संपीडिता बहुत कम होती है, बहुत न्यून होती है, जिसको हम लोग लगभग जो है असंपीडित ही कहेंगे। द्रव के कण बहुत कम मात्रा में संपीडित हो पाते हैं। गैस के कण क्योंकि दूर दूर होते हैं तो वो संपीडित हो ही जाते हैं। हम पास में प्रेशर अगर हमने किसी पात्र के अंदर गैस लगा रखी है और ऊपर से हम लोग देख ही लेते हैं कि किसी भी अगर हमने इसको पिस्टन लगा के ऊपर से दबाया है तो दबाएंगे तो इसके कण जो रहेंगे दूर दूर अगर है तो पिस्टन में नीचे की साइड पर खिसक सकता है, क्योंकि इसके अणु जो दूर दूर थे वो पास पास में सेटल हो जाएंगे, इसलिए इसके अंदर संपीडिता का गुण पाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखें अवयवी कणों के बीच की दूरी। अवयवी कणों के बीच इस अणु से इस अणु के बीच में दूरी क्या होगी, तो ये लगभग नगण्य होगी। इनके अणुओं के बीच में दूरी कम होती है और इसके अणुओं के बीच में दूरी क्या रहती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग जब भी कभी द्रव को बनाते हैं ना तो द्रव को बनाते तो इस तरह से उसको शो करते हैं कि ये इस तरह से द्रव बन रहा है। जैसे वाटर को कभी बना रहे किसी कंटेनर में तो इस तरह से उसको शो करते हैं, लेकिन अणु एक दूसरे से जो रहते हैं वो दूर, बिल्कुल अधिक दूर नहीं होते हैं, थोड़े से ही दूर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग लिख रहे हैं कि थोड़े दूर दूर रहते हैं। और इसके अंदर अणु क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। जब भी हम लोग कभी भी गैस के अणुओं को बनाएंगे तो उनका कोई अटैचमेंट नहीं देते, हम लोग कहते हैं कि ये गैस का अणु यहाँ है, ये गैस का अणु यहाँ है। तो इस प्रकार से इनके अणुओं के बीच में दूरी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, अधिक दूरी रहती है। अंतराण्विक आकर्षण, एक अणु से दूसरे अणु के बीच में आकर्षण किस प्रकार से है, ये अणु है दूसरे अणु के बीच में, ये तीसरा अणु, इनके बीच में आकर्षण किस प्रकार का है, तो अधिक है, बहुत अधिक आकर्षण है। अधिक आकर्षण होगा तभी तो वो एक दूसरे के पास पास लगा रहेगा और तभी तो वो ठोस अवस्था का निर्माण करेगा। इसलिए अंतर आणविक आकर्षण जो रहता है वो इसके अंदर क्या रहता है, बहुत अधिक रहता है। एक अणु दूसरे अणु को जिसका निर्माण ये ठोस कर रहे हैं उसको बहुत अधिक मजबूती के साथ में बांध के रखता है।
इसके अंदर ये आकर्षण मध्यम प्रकृति का रहता है और इसमें ये आकर्षण बहुत कम होता है, इसलिए गैस के अणु दूर दूर रहते हैं, क्योंकि आकर्षण ही नहीं है उन अणुओं के बीच में, इसलिए वो अणु क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। घनत्व की बात करें तो वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अणुओं के ऊपर। घनत्व का मतलब क्या हो रहा है, घनत्व का सूत्र क्या हो रहा है अपने पास में, घनत्व का सूत्र हो रहा है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर आयतन हम लोग, हमारा आयतन क्या है, निश्चित है, और द्रव्यमान क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान जो भी इसके अंदर मात्रा रहेगी और इकाई आयतन के अंदर अणुओं को विद्यमान रखने की। तो इकाई आयतन में जब हम लोग अणु बनाते हैं तो यहाँ पर ठोस के अणुओं को इस प्रकार से सेटल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ठोस के अणु जो रहते हैं वो बहुत पास पास में होने की वजह से आयतन और द्रव्यमान लगभग इनका बराबर होता है, इसलिए सर्वाधिक इसका क्या कहेंगे अपन, घनत्व कहेंगे। इनका घनत्व मध्यम प्रकृति का रहता है और इनका घनत्व जो रहता है सबसे कम रहता है, क्योंकि इसका आयतन जो रहता है वह बढ़ जाता है। आयतन जब बढ़ जाएगा, मतलब डिवाइड वाली वैल्यू जब बढ़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में घनत्व का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाली वैल्यू का मान बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे इन आधार पर ठोस, द्रव और गैस के अंदर हम लोग आपस में तुलना कर रहे हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि ठोस जो है वो किस प्रकार के हैं और जो प्रकार है वो ऐसा क्यों बन रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ठोस जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के हैं। अपने 12th की बुक के अंदर इसके लिए 2 प्रकार बता रखे हैं, एक तो है क्रिस्टलीय और एक है अक्रिस्टलीय पदार्थ। दोनों प्रकार के जो ठोस है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इनको इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि एक तो इनकी ज्यामिति किस प्रकार की है। अगर हम लोग इसकी ज्यामिति को देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर जो रहती है अपने को ज्यामिति, मतलब अवयवी कणों का विन्यास किस प्रकार से। तो अवयवी कणों का विन्यास जो रहता है, एक पोज कर दो। तो हम लोग देख रहे हैं कि ठोसों के प्रकार किस प्रकार से हैं। तो ठोस जो पदार्थ होते हैं, ये ठोस पदार्थ 2 प्रकार से विभाजित कर रखे हैं, वर्गीकृत कर रखे हैं अपने क्लास के अकॉर्डिंग। एक तो क्रिस्टलीय है और एक अक्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में है। अब किस तरह से क्रिस्टलीय है, तो जो ज्यामिति के आधार पर उसको एक वर्गीकृत कर रखा है एक प्रकार कि इनकी ज्यामिति जो रहती है वो निश्चित रहती है। जिन पदार्थों की ज्यामिति निश्चित रहती है उनको क्रिस्टलीय पदार्थ कर रखा। ज्यामिति निश्चित होने का मतलब ये है कि इसके जो कण रहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम के साथ में क्लोराइड, फिर इसके साथ में क्लोराइड, फिर इधर की साइड पर क्लोराइड है, ऊपर की साइड क्लोराइड है। तो ये जो सोडियम के साथ में क्लोराइड की व्यवस्था जो रहती है वो कंटिन्यूस बनी रहती है। फिर आगे की साइड पर क्या जाएगा, सोडियम आ जाएगा, फिर इसके साथ में क्लोराइड के साथ में कौन आ जाएगा, ऊपर सोडियम आ जाएगा। तो इस तरह से इनकी जो ज्यामिति रहती है वह ज्यामिति क्या रहती है, इनकी निश्चित रहती है। इस तरह से आकृति बनेगी। तो इनकी ज्यामिति निश्चित रहती है और इन पदार्थों की ज्यामिति जो रहती है वो ज्यामिति में निश्चितता नहीं रहती है, उसके अंदर क्रमिक अंतर आ जाता है, इसलिए उसको हम लोग अक्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है अणुओं में क्रमिकता, वो ज्यामिति से संबंधित ही है। इनकी क्रमिकता जो रहती है वो दीर्घ परासरी रहती है। दीर्घ परासरी का मतलब है ये जो क्रम चल रहा है, जैसे कि क्लोराइड चला, फिर क्या चल रहा है, सोडियम, फिर क्या चल रहा है, क्लोराइड, फिर क्या चलेगा, सोडियम, फिर क्लोराइड से, ये वाला जो क्रम रहता है एक के बाद एक वाला, एक के बाद एक वाला, ये कंटिन्यूस काफ़ी लंबे अणु मॉलिक्यूल के अंदर तक ये चलता रहता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ परासरी व्यवस्था का क्रम इसके अंदर रहता है। इसमें ये क्रमिकता अधिक देर तक नहीं चलती है, अधिक दूरी तक नहीं चलती है। जो जिन अणुओं से मिलकर ये बनता है ना, उन अणुओं के बीच में कभी गैप आ जाती है, कभी किसी तरह की जो है व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इसको कहते हैं अपन लघु परासरी व्यवस्था। गलनांक, इसका गलनांक जो रहता है वह निश्चित रहता है। गलनांक निश्चित का मतलब होता है कि इन पदार्थों को अगर हम लोग, जैसे कि कोई पदार्थ है, जैसे कोई पदार्थ है उसका गलनांक हो रहा है 116, ठीक है, 116 डिग्री सेल्सियस। अगर 116 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ का गलनांक आता है तो जब तक हम इसको टेम्परेचर देंगे, और हमने उसको 0 से स्टार्टिंग किया, 0 से हमने इवन 115 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दे दिया, तब तक ये पदार्थ नहीं गलेगा, पिघलेगा नहीं। क्यों नहीं पिघलेगा, क्योंकि इसका गलनांक कितना है, 116 है, तो 116 पर ही ये पिघलेगा, इससे पहले नहीं पिघलेगा। इसलिए हम लोग अगर बात करें वाटर की, बात कर ले यहाँ पर, तो वाटर का जो गलनांक होता है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से माइनस से जब अपन 0 तक नहीं आएंगे तब तक वह नहीं गलेगा, और 0 से ऊपर ये गल जाएगा। तो मतलब क्या है कि इसका गलनांक जो है वह 0 डिग्री फिक्स है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं गलनांक इसका क्या रहता है, नियत रहता है। और इनका गलनांक क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। अनिश्चित गलनांक का मतलब होता है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं वैसे वैसे ये पिघलता जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे वैसे वैसे पिघलेगा। जैसे जैसे ये है कि अगर हम लोग घी की बात करते हैं, घी,
तो अगर घी भी क्या है, एक प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस में आएगा, या फिर खोपरे का तेल जो सर्दियों के दिनों में जम जाता है वह भी अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। तो जब हम इसके अंदर देखते हैं तो उसको जब हम गर्म करते हैं घी को, तो जब घी को गर्म करते हैं तो वो पहले साइडों से पिघलने लगता है, इस तरह से पिघलने लगता है और धीरे धीरे वह पिघलने लगता है। तो इसका कहने का मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वह पिघलता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर फिक्स आएगा तब ही वह पिघलेगा, इससे पहले वह नहीं पिघलेगा। ठीक है। शीतलन वक्र, शीतलन वक्र का मतलब इसी से है, ठंडा करने के ऊपर है। तो इसका जो शीतलन वक्र रहता है वो असतत रहता है और इसका शीतलन वक्र जो रहता है वह सतत रहता है, कंटिन्यूस रहता है कि भाई धीरे 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 उसको पिघलना है तो वो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो रहता है कंटिन्यूसली डाउन होता जाता है। देशिकता, विषम देशिकता, विषम देशिकता का मतलब होता है कि इनका जो भौतिक गुण रहता है, इन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का जो भौतिक गुण रहता है उनका विभिन्न दिशा में जाने पर परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं विषम देशिकता। जैसे अगर हम लोग इसी में देखें तो अगर दो विभिन्न दिशा चल रही है, एक्स और वाई चल रही है, तो अगर हम लोग सोडियम इधर की साइड क्लोराइड, सोडियम इधर की साइड क्लोराइड, फिर सोडियम और क्लोराइड, और अगर हम इधर की साइड देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड इस तरह से बनेगा, सोडियम फिर क्लोराइड। तो ऊपर और नीचे की ओर जाने पर या एक दिशा इधर की साइड पर ले लें हम लोग इसकी, तो विभिन्न दिशाओं में जाने पर इनके भौतिक गुणों में जो है वो परिवर्तन आएगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे विषम देशिकता। और समदेशिकता इसके अंदर पाई जाती है, किसी भी दिशा में जाओ उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता है, इधर जो भौतिक गुण है वो भौतिक गुण इस दिशा में भी रहेगा और इस दिशा में भी रहेगा, तो भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसको हम कहते हैं समदेशिकता और इसको कहते हैं विषम देशिकता। प्रकृति, इनको हम लोग ठोस कहते हैं, वास्तविक प्रकार के ये ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस से आगे जाकर अपने को पढ़ने हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये वाले जो ठोस है ये आभासी ठोस होते हैं। ये बनाए गए ये जो ठोस बनते हैं ये टेम्परेचर के अनुसार बनते हैं, जिनको हम लोग अतिशीतित द्रव कहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो सुपर कूल्ड सॉलिड इनको बोला जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडे होने के बाद में ये ठोस का रूप ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये द्रव होते हैं, इसलिए इसको हम लोग आभासी ठोस कहते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं, हीरा है, नमक है, धातुएं हैं, ग्रेफाइट है जैसे, और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर उदाहरण अपने पास में आता है कांच है, प्लास्टिक है, रबर है आदि, ये पदार्थ जो रहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो प्रकार के ठोस बनते हैं। दोनों प्रकार के ठोसों को अपनों ने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोगों को देखना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस बनते हैं, इन क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण किस प्रकार से होता है, किन घटकों से ये बनते हैं और वो किस प्रकार से अपने गुण रखते हैं और उनके उदाहरण क्या है, उसको हम लोग आगे की साइड पर पढ़ते हैं।